तो आज हम सीखेंगे पत्र लिखना। तो तुम में से बहुत से लोग ऐसे सोचते होंगे कि यार ये व्हाट्सएप और ईमेल के ज़माने में पत्र का क्या काम। तो देखो, आज भी जो ऑफिशियल वर्क होता है जिसमें कोई ऐसे रिकॉर्ड रखना होता है, या जैसे तुमने संदेशे आते हैं गाने जो बॉर्डर मूवी के गाने में देखा होगा, तो वहाँ पे अपनी याद के रूप में आज भी पत्रों को लिखा जाता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो पत्र कैसे लिखना है और उसकी एक छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान भी कैसे रखा जाता है। तो पत्र हमारे मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है औपचारिक पत्र यानी ऑफिशियल लेटर। ये जैसे तुम्हारे कोई अधिकारी को, मंत्री जी को, अपने थाना प्रभारी को, या ज़्यादातर जो हम लिखते हैं संपादक को, किसी न्यूज़पेपर का एडिटर है उसे संपादक बोलते हैं। तो ये सब पत्र आते हैं औपचारिक पत्र में। इसमें हमें पूरी, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, औपचारिक मतलब फॉर्मेलिटी, पूरी हमें फॉर्मेलिटी के साथ लिखना पड़ता है। और फिर दूसरा पत्र आता है हमारे पास अनौपचारिक पत्र। ये हम अपने किसी भी दोस्त या सगे संबंधी, जैसे चाचा के भाई के भतीजे के मामा के बहन के बेटे को लिखते हैं। तो ये सारे पत्र जिसमें हमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी होती, ये सब हमारे चले जाते हैं अनौपचारिक पत्र में। तो चलो औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट देखते हैं और साथ ही देखेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो पत्र लिखते समय सबसे पहले फॉर्मेट में लिखते हैं हम ऊपर ही ऊपर लेफ्ट साइड में भेजने वाले का पता, यानी हमें अपना खुद का पता लिखना होता है यदि हम खुद पत्र भेज रहे हैं, कि जहाँ से पत्र भेजा गया है। ये पहली बात तो तुम्हें हेडिंग में या प्रश्न जो भी पूछा गया उसमें दिया होगा कि आप कहाँ से पत्र भेज रहे हो। अगर ना दिया हो तो आप लिख सकते हैं परीक्षा भवन या परीक्षा केंद्र, और नीचे क ख ग या ज फ ल, जो भी आपकी मर्जी हो। पहली बात तो हेडिंग में दिया होगा, वरना आप ये लिख सकते हो। और वैसे इसमें मैं प्रेफर करता हूँ परीक्षा केंद्र, क्योंकि परीक्षा भवन थोड़ा छोटी क्लासों का सा लगता है। परीक्षा केंद्र यानी एग्जामिनेशन सेंटर, ये थोड़ा बड़ी क्लास वाली फील देता है। फिर इसके बाद एक लाइन छोड़ के हमें लिखना होता है दिनांक यानी डेट यानी तारीख, कि कब आप वो पत्र भेज रहे हैं। तो दिनांक हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका जैसे 01/01/2021, यानी तीनों चीज़ें नंबर्स में लिख दी। मान लो जैसे 1 जनवरी 2021 है, तो उसे हम लिखेंगे 01/01/2021। और दूसरा तरीका, और यही सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल होता है, और मैं तुम्हें कहना चाहूँगा कि यही तरीका यूज करना अगर तुम्हें मंथ की स्पेलिंग आती हो, कि जैसे 1 जनवरी 2021 एक नंबर में, फिर जनवरी पूरा लिख दिया, फिर 2021 नंबर में। और फिर तीसरा तरीका होता है जो आमतौर पे कोई यूज नहीं करता, लेकिन फिर भी जान लो, कि सब चीज़ नंबर में लिख दी, 1 जनवरी 2021 ऐसे पूरा नंबर में। तो ये यूज मत करना, ये वैसे ही तुम्हें बता दिया। मेन तुम्हें सेकंड वाला यूज करना है। और फिर भी कभी मान लो सेकंड यूज करने का मन ना करे, या तुम्हें महीने की स्पेलिंग ना आती हो, या तुम्हें कोई डाउट होए, तो तुम फर्स्ट तरीका भी यूज कर सकते हो। अब कुछ अति उत्सुक लोगों को बता दूं कि स्पेलिंग को हिंदी में कहते हैं वर्तनी। तो चलो अब देखते हैं। दिनांक के बाद हमें लिखना होता है प्राप्तकर्ता का पता, यानी जिसे हम लेटर भेज रहे हैं। और ये वाला पता होता है, ये थोड़ी ज़्यादा फॉर्मेलिटी में आता है, इसलिए इसे हम सिर्फ औपचारिक पत्रों में यूज करते हैं, कि उसमें हमें बताना पड़ता है कि हम जैसे किसी ऑफिस में भेजते हैं, हम किसी बंदे को पर्सनली नहीं भेजते, इसलिए इसमें हमें बताना पड़ता है कि प्राप्तकर्ता कौन है। जैसे सेवा में थाना प्रभारी, या जिसे भी संपादक है कोई, जिसे भी हम पत्र भेज रहे हैं। फिर उसके नीचे उनके समाचार पत्र का नाम, या जो भी उनका ऑफिस है, जैसे लल्ली पुलिस थाना यानी लर्निंग लिबरेटर पुलिस थाना, या फिर लल्ली केसरी यानी तुम्हें पता ही है लर्निंग लिबरेटर केसरी। जो भी उनका एड्रेस है वैसे डाल दो। और उसके नीचे जो शहर में भेज रहे हैं हम,
उस शहर का नाम डाल दो। जैसे यहाँ पे मैंने डैश 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 रखा है, तुम जो भी दिल्ली या मुंबई है, जो भी शहर है उसका नाम डाल सकते हो। ये भी हेडिंग में दिया होएगा, नहीं तो तुम सीधा ऐसे डैश 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 या क ख ग शहर ऐसे डाल सकते हो। तो अभी तो ये तुम्हें बहुत आसान लग रहा होएगा, है ना? मगर इस बात में कंफ्यूज मत हो जाना कि भेजने वाले का पता पहले आएगा या प्राप्त करने वाले का। तो देखो, पहले तुम भेजोगे ना पत्र, फिर सामने वाले को मिलेगा, तो इसलिए पहले भेजने वाले का पता आएगा और फिर प्राप्तकर्ता का। इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसका ध्यान रखना। फिर भेजने वाले का पता, दिनांक और प्राप्तकर्ता, इन सब में एक एक लाइन छोड़कर फिर हम लिखते हैं विषय। और ये याद रखना कि विषय भी सिर्फ औपचारिक पत्र में आता है, क्योंकि अनौपचारिक में हमें इस प्रकार से विषय विचार लिखने की जरूरत नहीं होती, हम सीधा डायरेक्टली अपनी बात कर सकते हैं। तो इस प्रकार विषय हम लिख सकते हैं। और विषय में एक चीज़ और याद रखनी है कि विषय या तो आप पहले लिख सकते हो, यानी सीधा प्राप्तकर्ता के बाद, या फिर नीचे मान्यवर महोदय, जिसको भी आप भेज रहे हो पत्र, उसको एक बार आप सैल्यूट करने के बाद उसके बाद भी विषय लिख सकते हो। ये दो तरीके आजकल चलते हैं, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। बाकी मैं तो वैसे पहले ही लिखता हूँ, लेकिन आजकल बाद वाला ज़्यादा चलता है। तो देख, ये जो साइड में स्टार मार्क दिख रहा है, इसका मतलब है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। और ये मैंने वाह पे लगाया है, जहाँ पे कुछ विशेष बातें याद करने के लिए है। तो विषय में एक बात और भी याद रखनी है, जो बच्चे आमतौर पर गलतियां करते हैं, ये ध्यान से सुनना, ये गलती कई बच्चे करते हैं कि विषय के बाद में पूर्ण विराम लगा देते हैं। विषय पूरा लिखने के बाद फिर पूर्ण विराम लगा देते हैं, जो कि गलत होता है। क्यों? क्योंकि पूर्ण विराम हमेशा लगता है, ये जो तुम डंडा लगाते हो, ये हमेशा लगता है वाक्य पूरा होने पर। मगर विषय एक वाक्य नहीं होता, विषय एक वाक्यांश होता है। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें यह तक समझ आ गया होगा। और ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर है, मगर एक बार वाक्य ये पत्र समझ जाओगे तो फिर कभी भूलोगे नहीं। जल्दी से तो कभी नहीं भूलोगे, और कुछ भूल भी गई तो वापस वीडियो चला लेना। तो विषय के बाद बात करते हैं सैल्यूटेशन टाइप की चीज़ों की, कि जैसे इसके बाद आप चाहो तो ये ऑप्शनल होता है, इसलिए मैंने साइड में स्टार भी लगा रखा है। इस प्रकार से लिख सकते हो। ये सिर्फ लिखा जाता है अनौपचारिक पत्र में, जैसे मधुर स्मृति, सप्रेम प्रणाम, ये सब जैसे जो भी है, जैसे प्रणाम अपने से बड़ों के लिए, मधुर स्मृति बराबर वालों या छोटे वालों के लिए मोस्टली यूज किया जाता है। इस प्रकार कुछ भी आप लिख सकते हो अगर चाहो तो। ये ऑप्शनल होता है, ये लिखना जरूरी नहीं है। और लिखोगे तो सिर्फ अनौपचारिक में, औपचारिक में ये कभी नहीं लिखते। फिर इसके बाद जिसे भी हम पत्र भेज रहे हैं, उसको जो भी हम बुलाते हैं उस प्रकार लिख देंगे। जैसे अगर औपचारिक है तो महोदय, या फिर महोदया अगर फीमेल है तो, या फिर मान्यवर, इस प्रकार से। या अगर अनौपचारिक है तो प्रिय मित्र, सखा, बंधु, दोस्त, जो भी है आपके, वो आप उसी हिसाब से लिख सकते हो। तो तुम्हें याद दिला दूँ कि पत्र का मेन तांडव शुरू होना अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी तक हम सिर्फ फॉर्मेट पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ लिया भेजने वाले का पता, दिनांक, प्राप्तकर्ता का पता, विषय, महोदय, मित्र। अब हम शुरू करेंगे पत्र के बारे में। तो पत्र देखो, मेनली हम 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड करते हैं। पहले पैराग्राफ में लिखा जाता है कि हम पत्र क्यों लिख रहे हैं। जैसे अगर अनौपचारिक है तो तुम्हारा पत्र मिला, कि तुम्हारा पत्र मिला, तो उसके जवाब में हम अपना पत्र लिख रहे हैं, या जो भी कारण है। या फिर औपचारिक के लिए तुम्हें कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि पत्र की शुरुआत कैसे करनी है, तो उसके लिए तुम्हें एक दो शुरुआत बता देता हूँ। कि मान लो जैसे संपादक को लिखना है तो लिख सकते हो आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से, और आगे या जैसा कि आपको ज्ञात ही होगा, और इसके बाद अपनी समस्या जिसके लिए पत्र लिख रहे हो वो लिख देनी होती है। फिर बात करते हैं सेकंड पैराग्राफ की। तो इसमें हमें मेन कंटेंट लिखना होता है अपने पत्र का, कि जिसमें हम एक दो समस्याएं, और उन समस्या किस कारण आई है, वैसे एक दो कारण बता सकते हैं। जैसे मान लो महंगाई की समस्या है, तो समस्या क्या आ रही है हमारे सामने कि चीज़ों के रेट बढ़ गए, अफोर्ड नहीं कर पाते, और उसका कारण क्या हो सकता है। जैसे मान लो सरकारी नीतियाँ, या लोकल विभाग के लोगों की कोई काला बाजारी आदि,
इस प्रकार के उसके कारण हम बना के लिख सकते हैं। या मान लो अनौपचारिक है, तो जिसमें समस्या मान सकते हैं कि हमें घर से पैसे मंगवाने हैं, तो वो समस्या हो गई। कारण क्या हुआ कि जैसे हमें मान लो कोई किताबें खरीदनी है या कोई अन्य कारण। या जैसे मान लो अनौपचारिक में किसी को इनविटेशन भेजना है, तो समस्या क्या हुई, वैसे समस्या नहीं, वैसे समझ लो कि किसी को इनवाइट करना है। और कारण क्या हुआ कि न्यू ईयर है, क्रिसमस है, ये कारण बन जाते हैं। फिर बात करते हैं थर्ड पैराग्राफ की। थर्ड पैराग्राफ में हम बात करते हैं समाधान की, और इसे हमेशा एक पॉजिटिव नोट पर ख़त्म करना चाहिए, जिससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है पढ़ने वाले पर। तो समाधान किस प्रकार से, जैसे मैं आशा करता हूँ कि सरकार महंगाई में कमी लाने के लिए कदम उठाएगी। या अनौपचारिक में मैं आशा करता हूँ कि आप जल्द ही मेरी मांगी हुई राशि, यानी जितने रुपए मैं मांग रहा हूँ, वो जल्द मुझे प्रोवाइड करवाएंगे। इस प्रकार एक पॉजिटिव नोट पर पत्र को समाप्त करना चाहिए। तो अभी तक हमने पत्र के तीनों पैराग्राफ पढ़ लिए, जिसमें पहला था आवेदन, दूसरा समस्या और तीसरा समाधान, जिसके साथ पत्र का अंत हो जाता है। और जो पहला और दूसरा पैराग्राफ है उन्हें हम एक साथ भी लिख सकते हैं, आवेदन और समस्या को। ये पहला दूसरा बनाना जरूरी नहीं होता, वैसे मैंने अलग अलग बता दिया। वैसे से ज़्यादातर एक साथ लिखने की कोशिश करना और 2 पैराग्राफ में पत्र का अंत कर देना। फिर पत्र समाप्त कर कर फॉर्मेट के हिसाब से हमें अपना नाम लिखना होता है, जिसमें तुम्हें एक बहुत ही अच्छा शब्द बता रहा हूँ औपचारिक पत्र के लिए, प्रार्थी। ये याद कर लेना, प्रार्थी यानी प्रार्थना करने वाला। तो कोई भी औपचारिक पत्र हो, ये प्रार्थी शब्द हर जगह चल जाता है। और अनौपचारिक पत्र में मान लो अपने दोस्त को लिख रहे हो तो तुम्हारा मित्र, माता पिता को लिख रहा हो तो आपका बेटा। इस प्रकार से जो भी आप उनके लगते हो वो लिख के नीचे अपना नाम अगर हेडिंग में ना दिया हो तो क ख ग र व ल ह स ह जो भी लिखना हो वो लिख सकते हैं 1 2 3। या अगर हेडिंग में दिया हो तो याद रखना, कई बार बच्चे क्या करते हैं, हेडिंग में नाम दिया होता है फिर भी अपना नाम, अपने घर का नाम, ज व ल कुछ भी लिखाते हैं। अगर हेडिंग में नाम दिया हो तो हमें वो ही लिखना है। और एक गलती से और बचना, कई बार जल्दी जल्दी में ऐसा हो जाता है कि एक पैराग्राफ ख़त्म करके उसी लाइन से सेकंड पैराग्राफ फिर शुरू कर देते हैं। तो पहले पैराग्राफ में शायद ख़त्म करते समय एक ही वर्ड लिखा है, उसके बाद पूरी लाइन बची है, फिर भी हमें नेक्स्ट पैराग्राफ अगली लाइन से शुरू करना है, और हो सके तो 8 लाइन और छोड़ देना। फिर पूरा लेटर ख़त्म होने के बाद 8 लाइन छोड़कर अपना नाम। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम कम से कम पत्र लेखन में तो मेरा नाम जरूर रोशन करोगे। तो चलो अब मिलते हैं किसी अगले चैप्टर में। अर्ज किया है लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, पापा ने पढ़ लिया उन्हें आधी रात में।